मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता हौसलों से उड़ान होती है। तो इसी के साथ मैं सुमित एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज मैं आपके सामने इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू का पीएचडी का 2023 का पेपर लेके आया हूं। तो इसको आज हम दिखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इग्नू एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और रेपुटेड यूनिवर्सिटी है। तो इसका पेपर आज हम डिस्कस करेंगे और इसके जो शुरू के 50 क्वेश्चन है वो रिसर्च से रिलेटेड है। तो मैंने इसको स्किप किया है। जो हमारा पॉलिटिकल साइंस का रिलेवेंट पार्ट है वो मैं आपके सामने आज डिस्कस करूंगा। तो आइए इसको 51 नंबर से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। 51वां नंबर क्वेश्चन था, आदर्श राज्य और दार्शनिक राजा पर चर्चा करने वाले राजनीतिक दर्शन पर एक प्रभावशाली कार्य द रिपब्लिक। तो आप जानते हैं द रिपब्लिक किसने लिखी है? ये लिखी है प्लेटो ने। प्लेटो ने द रिपब्लिक लिखी है। अरस्तु ने जो लिखी है पॉलिटिक्स लिखी है। मैकावली द आर्ट ऑफ वॉर और द आर्ट ऑफ वॉर लिखी इन्होंने। और इनकी एक बहुत फेमस पुस्तक है द प्रिंस की एक फेमस पुस्तक है इनकी। और लॉक जो है इन्होंने लेटर कंसर्निंग टॉलरेंस लिखी है। तो जो रिपब्लिक का आइडिया था वो प्लेटो के साथ जुड़ा है, ये आप जान के रखें। जॉन लॉक के अनुसार एक सरकार की वैधता का आधार है। तो आप जानते हैं जॉन लॉक में पॉपुलर सोवरेनिटी का आइडिया था, लोकप्रिय संप्रभुता यानी पॉपुलर सोवरेनिटी। तो ये जुड़े हुए थे जॉन लॉक सरकार की एक वैधता के रूप में लोकप्रिय आधार संप्रभुता को मानते हैं। और इनकी पुस्तक मैंने आपको बताया था लेटर कंसर्निंग टॉलरेंस और एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, इनकी दो प्रमुख पुस्तकें हैं। निष्पक्षता के रूप में न्याय की अवधारणा किस राजनीतिक विचारक से जुड़ी हुई है? तो निष्पक्षता के रूप में न्याय की अवधारणा जुड़े हुए हैं जॉन रॉल्स ने निष्पक्षता के रूप में न्याय की अवधारणा को दिया है। 54वां क्वेश्चन है, एक न्यायपूर्ण समाज की रूपरेखा का मार्गदर्शन करने के लिए एक विचार प्रयोग के रूप में अज्ञानता का पर्दा की जो बात करी है वो भी जॉन रॉल्स ने बात करी है। और ए जस्टिस, इनकी जो पुस्तक थी ए थ्योरी ऑफ जस्टिस में इन्होंने बात करी थी। और जो फेडरिक हेयक है इनकी जो पुस्तक है रोड टू सर्वडम, और ये न्यू लिबर्टेरियन विचारक के साथ जुड़े हुए हैं। कॉल पॉपर आप जानते हैं इन्होंने थ्योरी ऑफ फॉल्सिफिकेशन दिया था जिसमें इन्होंने थ्योरी ऑफ फॉल्सिफिकेशन की बात करी है इन्होंने। और इन्होंने मुक्त समाज का जो दुश्मन है उसको प्लेटो हीगल और एक विचारक और थे जिसकी इन्होंने आलोचना करी थी उसके ऊपर। तो ये थ्योरी ऑफ फॉल्सिफिकेशन कॉल पॉपर के साथ जुड़े हुए थे। बहुमत के अत्याचार का किस राजनीतिक विचारक से जुड़ा हुआ है? बहुमत के अत्याचार, तो ये टायरनी ऑफ मेजोरिटी के साथ जुड़े हुए हैं। एलेक्स डी टॉकविले, कई एग्जाम में पूछा गया है। और जेस मिल भी इस विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं बहुमत के अत्याचार के साथ। आत्मबोध किसी की क्षमता के विकास पर बल देने वाली सकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा कौन जनाता है? तो सकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा जानते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा जो दी है वो इजिया बर्लिन ने दी है। इजिया बर्लिन जो जुड़े हुए हैं सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा के साथ जुड़े हुए हैं। जो इनकी पुस्तक थी वो थी टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी और 4 एसे ऑन लिबर्टी। तो टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी इनकी बुक याद रखें, कई एग्जाम में पूछी जाती है मैचिंग के लिए। टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी इनकी पुस्तक का नाम है। और इन्होंने इसके अंदर सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता की बात करी है इजिया बर्लिन ने। मुक्त बाजार और आर्थिक उदारवाद के संदर्भ में आदर्श इनविजिबल हैंड का जो आइडिया दिया है वो एडम स्मिथ ने दिया है, इनविजिबल हैंड का आइडिया। कौन सा राजनीतिक दार्शनिक सामान्य इच्छा और प्रत्यक्ष लोकतंत्र, आप जानती हैं इसको, तो सामान्य इच्छा और प्रत्यक्ष लोकतंत्र की जो बात करी है वो बात करी है जीन जे रूसो ने। और जो इनकी पुस्तक थी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इमिली, इनकी बहुत पुस्तक फेमस है ये। इमिली कई एग्जाम में पूछे जाते हैं मैचिंग के लिए, तो इमिली को आप याद रखें। और कन्फेंस के और एक डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी इनकी पुस्तक है। तो ये जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के साथ जुड़े हुए हैं और सामान्य इच्छा के साथ जुड़े हुए हैं ये जीन जैक रूसो जुड़े हुए हैं। सविनय अवज्ञा की अवधारणा किस राजनीतिक विचार से जुड़ी हुई है? तो जॉन लॉक के साथ नहीं जुड़े हुए, मार्क्स लोग नहीं जुड़े। हेनरी डेविड थोरो जो है वो सविनय अवज्ञा की अवधारणा के साथ जुड़े हुए हैं। हेनरी डेविड थोरो। शक्ति ज्ञान के विचार और समाज के अनुशासनात्मक शक्ति के विश्लेषण के लिए किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है मिशेल फूको ने शक्ति की जो अवधारणा दी है, ज्ञान, नॉलेज इज पावर, तो ये जुड़े हुए हैं मिशेल फूको। और जो इनकी पुस्तक थी डिसिप्लिन ऑन पनिश और द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, इनकी कई बार पूछी गई है। मैडनेस एंड सिविलाइजेशन कई बार एग्जाम के अंदर आ रखी है मैचिंग के लिए कि फूको की पुस्तक का नाम बजाएं, तो ये मैडनेस एंड सिविलाइजेशन इनकी बहुत फेमस पुस्तक है, आप याद रखें इनको। और हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी इन्होंने लिखी है। सरकार के शक्ति पृथक्करण के विचार, मॉन्टेस्क्यू जुड़े हुए सरकार के पृथक्करण के विचार के साथ। द स्पिरिट ऑफ लॉ इनकी पुस्तक का नाम था। इसके अंदर इन्होंने ये आइडिया दिया था।
तो ये जुड़े हुए थे शक्ति के पृथक्करण के साथ। वाक्यांश जीवन स्वतंत्रता और खुशी की खोज किस राजनीतिक दस्तावेज से जुड़े हुए हैं? तो जीवन स्वतंत्रता और खुशी की खोज, ये जो अमेरिका के अंदर जो क्रांति हुई थी, स्वतंत्रता की घोषणा हुई थी, इसके साथ जुड़ा हुआ है। और ये जो इनकी घोषणा हुई थी 4 जुलाई, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट तिथि है। 4 जुलाई 1976 को अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा हुई थी। और ये इनकी जो वाक्यांश था स्वतंत्रता का, ये जीवन स्वतंत्रता और खुशी के साथ ये जुड़ा हुआ था दस्तावेज। अलगाव की अवधारणा किस राजनीतिक दार्शनिक के कार्य में एक प्रमुख विचार है? तो आप जानते हैं एलिनेशन किसके साथ जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है कार्ल मार्क्स के साथ। और जिन्होंने बात करी थी इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक मैन्युस्क्रिप्ट, इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट 1844 के अंदर इनकी पुस्तक आई थी ये। इसके अंदर उन्होंने बात करी थी, इसके अंदर 4 प्रकार की उन्होंने बात करी थी। प्रोडक्ट ऑफ लेबर से अलगाव की बात करी थी, प्रोसेस ऑफ लेबर की बात करी थी इन्होंने, सेल्फ से अलगाव की बात करी थी और एक सोसाइटी से अलगाव की बात करी थी इन्होंने। 64वां क्वेश्चन है, सकारात्मक कार्रवाई की अवधारणा और राजनीति निर्णय लेने में संवाद के विचार के लिए किसे जाना जाता है? तो ये सकारात्मक कार्रवाई की अवधारणा जो जुड़ी हुई है, कम्युनिकेटिव एक्शन की अवधारणा जो जुड़ी हुई है, ये जॉन हैबरमास के साथ ये जुड़ी हुई है। मीडिया और जनमत के संदर्भ में विनिर्माण सहमति की अवधारणा किसने पेश करी? तो ये जुड़ी हुई है अवधारणा, जो जुड़ी हुई है ये नॉम चॉम्स्की के साथ जुड़ी है। विनिर्माण कंसेंट ऐसे इनका था कुछ, मैं एक बार इंग्लिश में देख लेता हूँ इसको। 65 नंबर क्वेश्चन है ये, तो 65वां नंबर क्वेश्चन था। तो इसका बहुत अच्छा शब्दावली है इंग्लिश के अंदर, एक बार देख लेते हैं। हाँ, ये मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट के साथ जुड़े हुए हैं नॉम चॉम्स्की। तो ये इसका सही आंसर था 65वें का, नॉम चॉम्स्की जुड़े हुए हैं मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट के साथ। 66वां क्वेश्चन था प्रिजनर डिलेमा। तो प्रिजनर डिलेमा ऑफन यूज इन इंटरनेशनल रिलेशनशिप इज एसोसिएटेड विद कॉन्सेप्ट। तो प्रिजनर डिलेमा जो जुड़ा कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है, ये गेम थ्योरी के साथ जुड़ा हुआ है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है गेम थ्योरी। विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी? इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी जो है बनाए रखने का कार्य किस संस्था का है? तो ये यूनाइटेड नेशन का एक महत्वपूर्ण कार्य है, इंटरनेशनल स्तर पे शांति बनाए रखना। द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड प्राइमरी एम टू, जो इंटरनेशनल फंड यानी IMF का प्राइमरी एम क्या है? इसका तो प्राइमरी एम है तो प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड, तो ये तो नहीं है। प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन एड, तो ये भी नहीं है। तो सस्टेनेबिलिटी स्टेबलाइज ग्लोबल करेंसी एंड फैसिलिटेट इकोनॉमिक कॉपरेशन, तो इसका सी ऑप्शन सही है। तो मैं एक बार इसको हिंदी में देख लेता हूँ। 68 जो क्वेश्चन है, तो ये IMF का मुख्य कार्य क्या है? वैश्विक मुद्राओं को स्थिर करना और आर्थिक सहयोग को सुविधाजनक बनाना। तो 68 क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था। EU का यानी यूरोपियन यूनियन एक क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन का एक उदाहरण है जो बल देता है। तो EU किसके ऊपर बल देता है? मतदान था। तो जो EU बल देता है ये आर्थिक एकीकरण के ऊपर EU बल देता है। 17वां क्वेश्चन है, कौन सा संगठन वित्तीय सहायता और विकास परियोजना के माध्यम से कम आय वाले देशों के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करता है? तो कौन सा संगठन है जो आर्थिक विकास वित्तीय सहायता के लिए कम जो गरीब देश हैं आर्थिक सहायता उनको बल देने का कार्य करती है? वो कौन सी संस्था है? तो वो संस्था है विश्व बैंक ये कार्य करती है। सॉफ्ट पावर की अवधारणा जानती है? जोसेफ नाई ने सॉफ्ट पावर की अवधारणा को गढ़ा है। और रॉबर्ट कोहेन थे, इन्होंने आफ्टर हेजेमनी की बात करी है। तो रॉबर्ट कोहेन को भी आप जान रखें, इन्होंने आफ्टर हेजेमनी की बात करी है। सैमुअल पी हंटिंगटन ने क्लास ऑफ सिविलाइजेशन की इन्होंने बात करी है। सुरक्षा की जिम्मेदारी R2P सिद्धांत बल देता है। तो ये R2P जो सिद्धांत है वो बात करता है सामूहिक अत्याचार को रोकने के लिए मानवीय हस्तक्षेप। सामूहिक अत्याचार को रोकने के लिए मानवीय हस्तक्षेप की बात करता है सुरक्षा की जिम्मेदारी R2P सिद्धांत। उपनिवेशवाद शब्द का प्रयोग प्राय इसका वर्णन करने के लिए किया जाता है। तो उपनिवेशवाद जो शब्द है वो किस लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है जो मुख्य तौर पे, तो ये पूर्व औपनिवेशिक शक्ति द्वारा आर्थिक रूप से राजनीतिक नियंत्रण जो किया गया था, ये बहुत अच्छा है, इसको आप याद रखें। एन नरक्यूमा जो है इन्होंने शब्द गढ़ा था। और ये किस लिए इसका वर्णन किया जाता है? तो ये किया जाता है पूर्व औपनिवेशिक शक्तियों द्वारा आर्थिक और राजनीतिक नियंत्रण के संदर्भ में इसका उपयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो इसको आप देख के जाएं। 74वां क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा को वर्ष किस में अपनाया? तो ये अपनाया गया था 1948 के अंदर। 10 दिसंबर 1948 को ये अपनाया गया था, जो कि 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया गया था।
क्योटो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से तो क्या काम करता है? क्योटो प्रोटोकॉल जो संधि है वो संधि काम करती है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के संदर्भ में ये कार्य करती है क्योटो प्रोटोकॉल। तो आपके लिए मैं होमवर्क देख रहा हूँ, किस वर्ष ये हस्ताक्षर हुए थे इसके ऊपर और किस वक्त से लागू हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल, आपको एक कमेंट के अंदर बताना है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें शामिल होते हैं, तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये। तो जो भारत के जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो जो उसके अंदर शामिल होते हैं संसद के दोनों सदनों और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, तो सी इसका ऑप्शन सही था। निम्नलिखित में से कौन सा लेख रिट किसी निजी व्यक्ति के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता? तो कौन सा जो रिट है वो किसी निजी व्यक्ति के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता? तो यह बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये किसी निजी व्यक्ति के विरोध नहीं जारी किया जा सकता। 4 प्रकार की रिट होती है और रिट की बात जो आती है आर्टिकल 32 के अंदर है। तो ये जो देख के जाएं आप, आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करते हैं और हाई कोर्ट के अंदर जितना मुझे याद है 226 के तहत रिट जारी की जाती है। तो संविधान की मूल संरचना सिद्धांत किस ऐतिहासिक मामलों में प्रलेखित किया गया? तो आप जानते हैं केशवानंद भारती मामला 1973 के अंदर इसको प्रलेखित किया गया था। आनंद का सिद्धांत, आनंद का सिद्धांत निम्नलिखित को हटाने से जुड़ा हुआ है। आनंद का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसको हटाने से जुड़ा हुआ है? तो ये राज्यपाल को हटाने से जुड़ा हुआ है। दल बदल विरोधी कानून के तहत संसद सदस्य की अयोग्यता के संबंधित विवाद पर निर्णय लेने के लिए कौन अधिकृत है? तो ये जो अधिकृत होते हैं ये लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो इसके संदर्भ में अधिकृत होते हैं, और राज्य के अंदर जो होते हैं वो स्पीकर होते हैं, जो राज्य के विधानसभा के जो स्पीकर होते हैं वो इसके ऊपर अपना डिसीजन फाइनल लेते हैं। तो इसका और जो दल बदल विरोधी है ये 10वीं अनुसूची के अंदर है और इसको शामिल 1985 के अंदर किया गया था। ये भी एक इसका महत्वपूर्ण तथ्य है। भारत की न्यायिक समीक्षा की शक्ति इस पर आधारित है। तो भारत की जो न्यायिक समीक्षा की जो शक्ति है वो किस पे आधारित है? तो ये आधारित है आर्टिकल 13 के संदर्भ में। भारत की जो न्यायिक समीक्षा है, पूछा गया एग्जाम के अंदर क्वेश्चन है, रिपीटेड है बहुत ज़्यादा, किसके अंदर ये शामिल है? तो ये शामिल है आर्टिकल 13 के अंदर। और आर्टिकल 32 के अंदर बात करती है इसके अंदर रिट जारी करने की शक्ति होती है। तो किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? तो ये बात करी गई थी बेरुवारी मामले के अंदर कि संविधान का हिस्सा नहीं है, लेकिन बाद में 1973 के अंदर इसको अपना लिया गया था और बुनियादी ढांचे की अवधारणा भी 1973 के अंदर केशवानंद भारती मामले के अंदर आई थी, लेकिन जो नहीं हिस्सा माना गया था वो बेरुवारी मामले के अंदर नहीं माना गया था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है और किसी भी प्रकार की किसी भी रूप में इसकी प्रथा पर रोक लगाता है? तो ये है आर्टिकल 17, अनटचेबिलिटी का पूरी तरीके से रोक लगाने की जो बात करता है आर्टिकल 17 बात करता है। तो देख सकते हैं आप, थोड़ा बहुत आसान क्वेश्चन ही है ये, तो अगर आप भी देना चाहते हैं तो इसको दे सकते हैं। ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन तो लग नहीं रहा मुझे, ठीक ठाक ही लग रहा है। संवैधानिक नैतिकता की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस मामले में पेश की गई? संवैधानिक जो सर्वोच्चता की अवधारणा जो पेश की गई थी केशवानंद भारती मामले के अंदर पेश की गई थी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश, तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति आप जानते ही हैं 123 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, और जो राज्य के अंदर होती है वो 213 के अंदर राज्यपाल के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में निहित निर्देशों के दस्तावेज को भारतीय संविधान में किस रूप में शामिल किया गया? तो 1935 के निहित जो दस्तावेज थे भारतीय संविधान में किस रूप में इसको शामिल किया गया है ये बताना था। तो ये जो निर्देश थे, निहित निर्देश को राज्य के नीति निर्देशात्मक तत्व के तहत इसको भारत के संविधान में शामिल किया गया था। तो इसका सी ऑप्शन सही था। संवैधानिक लोकपाल की अवधारणा किस संस्था से संबंधित है? तो संवैधानिक, अच्छा क्वेश्चन है ये। संवैधानिक सरकार की जो अवधारणा है वो आप जानते हैं, इतना बड़ा आंदोलन जिसके लिए हुआ था भारत के अंदर, तो ये लोकपाल से संबंधित है। और आपके लिए मैं कमेंट करके जा रहा हूँ कि भारत के अंदर अब तक कितनी बार लोकपाल जो है संसद के अंदर पेश हुआ और पहली बार कौन से वर्ष पेश किया गया था लोकपाल भारत की संसद में? ये क्वेश्चन यूजीसी नेट के अंदर पीछे एग्जाम के अंदर आया था, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप जरूर इसका कमेंट में बताएंगे। किस संवैधानिक संशोधन, ये मैंने आपको बताया था, दल बदल किस संविधान संशोधन के अंदर आया था? तो ये 52वें संविधान संशोधन के तहत आया था और ये 1985 के अंदर ये आया था, और इसी के तहत भारत के संविधान के जो 10वीं सूची थी उसको जोड़ा गया था, 10वीं सूची को 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। तो ये जुड़ा हुआ था दल बदल विरोधी प्रावधान 52वें संविधान संशोधन के तहत। लोकसभा में विपक्ष के नेता को मान्यता दी जाती है यदि पार्टी के पास कम से कम 10% सीटें होती है, तभी किसी पार्टी को लोकसभा में मुख्य विपक्षी दल का जो मुख्य विपक्षी दल के तौर पर उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो ये पहला ऑप्शन सही था इसका।
सार्वजनिक धन के रक्षक के रूप में किसे जानता है? तो आप जानते ही हैं, सार्वजनिक धन के जो रक्षक होते हैं वो CAG को जाना जाता है। और इनका जो आर्टिकल है वह 148 के तहत इनका जो नहीं, वो जो लेखक एवं CAG है वो आर्टिकल 148 के तहत ही है, और आर्टिकल 76 के तहत अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। तो कन्फ्यूजन था, तो एक बार आप भी चेक कर लें, लेकिन जितना मुझे पता है क्या गया वो 148 के तहत ही है। और वित्त आयोग की जो इसके अंदर बात की गई है, वित्त आयोग आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग है। नोलन समिति किससे संबंधित है? तो नोलन समिति जो संबंधित है वो प्रशासनिक नैतिकता के साथ ये संबंधित है। बोहरा समिति को नियुक्त किया गया था, तो ये बोहरा समिति को किससे नियुक्त किया गया था? तो राजनीति के अपराधीकरण से निपटने के लिए उपाय सुझाने के लिए। भारत के किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो ये थी सुचेता कृपलानी जी, उत्तर प्रदेश से संबंधित थी। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही था। तो ये देख सकते हैं आप, बहुत आसान पेपर है, ज़्यादा कठिन पेपर नहीं है। तो काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन भी इसके अंदर आ ही रखे हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो सूचना का अधिकार जो अधिनियम लागू किया गया था वो किया गया था 2005 के अंदर। आनंदपुर साहिब संकल्प से संबंधित है, आनंदपुर साहिब संकल्प से संबंधित है, यह है क्षेत्रीय स्वायत्तता के संदर्भ में ये संबंधित है। 1974 में रेलवे हड़ताल का नेता कौन था? तो 1974 में रेलवे हड़ताल का जो नेता था वो थे जॉर्ज फर्नांडिस, माफ कीजिएगा, जॉर्ज फर्नांडिस 1974 में रेलवे हड़ताल के नेता से प्रमुख रूप से संबंधित थे। तो इनको इमरजेंसी के टाइम इनको बंद भी कर दिया गया था। इनको हथकड़ी पहना के जो एक तस्वीर वायरल हुई थी बहुत ज़्यादा उस टाइम, तो जॉर्ज फर्नांडिस इससे रिलेटेड थे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट लेनिनवादी CPI-ML का गठन किसने किया? तो ये किया है, इसका श्रेय जाता है चारू मजूमदार को। चारू मजूमदार इससे संबंधित हैं। नागा राष्ट्रीय पार्टी, नागा राष्ट्रीय परिषद का नेता कौन था? तो ये नागा राष्ट्रीय परिषद के नेता थे वो थे आंगामी जापू फिजो। तो इनका फोर्थ ऑप्शन सही था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, रिपीटेड कई एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आचार्य नरेंद्र देव इससे रिलेटेड थे। किस पार्टी की सरकार ने वास्तविक गुटनिरपेक्षता का दावा किया? तो ये किया था, किस पार्टी ने वास्तविक गुटनिरपेक्षता की किस पार्टी की सरकार ने वास्तविक गुटनिरपेक्षता का दावा किया? तो इसका श्रेय करने जाता है जनता पार्टी ने। इन्होंने विशुद्ध गुटनिरपेक्षता का भी एक नारा दिया था, तो इनसे जुड़ा हुआ था। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा। बहुत सिंपल पेपर था, PhD एंट्रांस टेस्ट पेपर था इग्नू का ये, और ये अभी 2023 के अंदर हुआ था। मैं आपको दिखाता हूँ इसको। और ये शुरू के क्वेश्चन हमारे रिसर्च से रिलेटेड थे। तो ये इस प्रकार से था। जुलाई का था PhD का पेपर, इग्नू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा। और कुछ कमी लगे तो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर किसी को इसके PDF चाहिए तो मेरे साथ ग्रुप में जुड़ सकता है, मैं उसको वहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगा। आपने मेरी वीडियो को देखा है, इसके तहे दिल से आपको धन्यवाद। अपना नाम रोशन कीजिए, अपने परिवार का नाम रोशन कीजिए, अपने देश का नाम रोशन कीजिए। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दिल से आप सभी का आभार।